So our new chapter number 12 is electromagnetic waves, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जैसा कि सबसे पहली बात तो ये साइनियस कर्व से मिलकर बनती है। साइनियस कर्व आप जानते हो, है ना। किसके साइनियस कर्व का कॉम्बिनेशन है ये? एक तो अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लगा रखी है, एनोड और कैथोड से आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है ना। तो इसके साइनियस ऑक्सीलेशन, सपोज ये डायरेक्शन है किसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है ये। मतलब वेव के चलने का डायरेक्शन ये है अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन या ऑक्सीलेशन से बनती है। और ये ऑक्सीलेशन कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा। और जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसा, हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगाएं और मैग्नेटिक फील्ड में भी साइनियस ऑक्सीलेशंस हों, किसके, इसके परपेंडिकुलर। तो ये अगर इस तरीके से ऑक्सीलेशन हो रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन ऐसे, है ना। इस तरीके से इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या, मैग्नेटिक ऑक्सीलेशन हो, तो इन दोनों ऑक्सीलेशन के कॉम्बिनेशन से बनी हुई वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। हाँ, बोथ द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, magnetic and electric field, they are perpendicular to each other, as well as both are perpendicular to the direction of propagation, then the sinusoidal, that means sinus curve से बनी हुई वेव्स को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्लियर। ये ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। वेव्स दो टाइप की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट होते हैं। तो ऐसी वेव्स जो है वो ट्रांसवर्सल वेव्स कहलाती हैं। और जिसमें जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, अगर मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेट हों, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, पार्टिकल भी ऐसे ही ऑक्सीलेट करे, इस तरीके से हिले वो, तो ऐसी वेव्स को हम फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये कैसी होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं। क्लियर। फिर आपने क्या इसकी प्रॉपर्टी में ये देखा था कि सबसे पहली बात तो ये साइनियस कर्व होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में इलेक्ट्रिक फील्ड मोर इफ़ेक्टिव होती है इनके जनरेशन। जब ये बनती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इन पर ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड की बजाय, है ना। दूसरी चीज़, ये वेव्स जो होती हैं ये न्यूट्रल होती है नेचर, बाय नेचर दे आर न्यूट्रल, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये किसी की भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी वेव में कोई चार्ज है, जैसे कैथोड्स रिंग्स होती हैं, कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर आप इसके रास्ते में कोई फील्ड लगा दोगे, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, प्लस और माइनस प्लेट, हाँ, तो इनमें नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या होंगी, एनोड वाली प्लेट की तरफ ऑटोमेटिकली झुक जाती है, मुड़ जाती है।
बिकॉज दे आर चार्ज्ड रेज लाइक कैथोड रेज। हाँ, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज और वेव्स कैसी होती हैं, ये न्यूट्रल इन नेचर होती हैं, दैट्स वाई किसी भी फील्ड की तरफ ये अट्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड नहीं होते। क्लियर? इनकी प्रॉपर्टीज़ में, और ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं, है ना। और जो वेलोसिटी होती है, इसमें आपको बताया था कि इफ़ेक्टिव कौन सा फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B हो अगर, हाँ, तो E/B इनकी वेलोसिटी को शो करता है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी है ये 1/√μ0 × ε0 के फॉर्मूले से भी दी जाती है। μ0 और ε0 आप पहचानते हैं। μ0 परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहलाता है या एयर, और इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर बोलते हैं, है ना। किसी और मीडियम में होगा तो μ0 और ε0 बदल जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए C रिजर्व होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम के लिए। तो जैसे ही मीडियम बदलेगा तो अब आप उसको C से नहीं, सिंपल वेलोसिटी V से शो करो। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, दैट इज़ μr × εr, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr ऑफ मीडियम, है ना। और ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इससे भी अब ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दीज रेज और दीज वेव्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम जिसके ये μr और εr आपने लिए। तो फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा, ये किसके लिए है, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, ये फॉर एनी अदर मीडियम के लिए। क्लियर? इसके अलावा और क्या देखा आपने कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये अपने साथ एनर्जी का ट्रांसफ़र कर सकती है, मतलब अपने साथ एनर्जी लेके चल सकती हैं, है ना। हमने देखा जैसे कि जो सनलाइट रेज होती हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। तो ये अपने साथ सन की एनर्जी को लेके हमारे तक आ जाती हैं, अर्थ तक, है ना। आप उस हीट को फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ एनर्जी को लेकर चल सकती है। और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, यस, U = ½ E² × ε0 प्लस ½ B²/μ0। ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो उससे जो एनर्जी मिलती है इनको, उस एनर्जी को ये अपने साथ में लेके ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर? ये इनकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये देखा अपन ने। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी कैसे थी, है ना। तो उसके लिए हमने देखा था कि ये टैंक सर्किट से जनरेट होते हैं। टैंक सर्किट LC, पैरेलल LC सर्किट को हम टैंक सर्किट भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने वाला सर्किट टैंक सर्किट, है ना। इसमें क्या, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टिव कॉइल को एक दूसरे के पैरेलल कंबाइंड किया जाता है और फिर इनके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। यहाँ पर टेपिंग कीज 2, की नंबर 1 और की नंबर 2। कैपेसिटर C इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है इंडक्टिव कॉइल का, राइट। तो हम क्या करें अगर कि बैटरी की जो की है K1 को जब हम प्रेस करते हैं तो, हाँ, पहले कैपेसिटर लगा लो।
कैपेसिटर को चार्ज करना है हमको, तो बैटरी के साथ वाले में कौन जुड़ेगा? कैपेसिटर, और अगेंस्ट में जुड़ जाएगी क्या? कॉइल। तो ये पैरेलल एलसी सर्किट जो आप देख रहे हो, इसको टैंक सर्किट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन तैयार हो जाते हैं। कैसे? उसके लिए आप देखेंगे कि जब हम K1 को प्रेस करते हैं तो ये बैटरी से एनर्जी लेकर कैपेसिटर C जो है ये चार्ज होने लगता है। जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, हम K1 को रिलीज़ कर देते हैं, मतलब बैटरी का कनेक्शन हटा देते हैं, और की K2 को प्रेस करते हैं, तो C और L आपस में कंबाइंड हो जाते हैं या सर्किट में आ जाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो कैपेसिटर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। चार्ज होता था ना कैपेसिटर, हाँ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और जैसे ही हम K2 को प्रेस करते हैं तो ये अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसफ़र करने लगता है किसको? इंडक्टिव कॉइल L को। हमने पिछले चैप्टर्स में ये भी देखा कि जो कॉइल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस पर चलती है। ये मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करती है ना। अब फिर आपने ये भी पढ़ा था कि ये फ्लक्स में चेंज का अगेंस्ट करता है, लेंज लॉ ने बोला था, हाँ। तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा समय लगता है इसके अपोज करने के कारण। जब कॉइल फुली चार्ज हो जाती है तो कैपेसिटर की होल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कॉइल में स्टोर होती है। ये डिस्चार्ज हो जाता है। अब कॉइल अपनी मैग्नेटिक एनर्जी देने लगेगी किसको? फिर से कैपेसिटर को, और कैपेसिटर इसको फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने लगता है। अगर इस पूरे साइकिल में इस सर्किट का रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, जो कि संभव नहीं है, हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कंटिन्यूसली इंटरचेंज इस सर्किट के अंदर होती रहेगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन टैंक सर्किट में प्रोड्यूस होने लगते हैं ड्यू टू चेंज इन दीज एनर्जीज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंबाइंड ऑक्सीलेशन ही क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? अभी हमने देखा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, हाँ। तो ये वो टैंक सर्किट है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस किए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट किया, लेकिन अभी ये ट्रैवल करने में सक्षम नहीं है। बन तो गई हैं, इन ऑक्सीलेशन को अब टैंक सर्किट से बाहर निकाला जाए और फिर इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक प्रोपोगेट किया जाए तो ये वेव्स हमारे काम की है फिर। क्योंकि लाइट के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही वो क्षमता है कि ये लाइट की एनर्जी से आगे बढ़ सकती हैं, चल सकती हैं। तो अगर हमारे पास ये हो जाएंगी, ये चलने लगे अगर, तो फिर हम इनसे ट्रैवलिंग का यूज़ ले सकते हैं। इंसान को बैठाल के नहीं भेज सकते इनमें, लेकिन अदर सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल्स वगैरह हम भेज सकते हैं। क्लियर? तो टैंक सर्किट क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने वाला सर्किट है। इससे जनरेट हुई भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन वेव्स को फिर प्रोडक्ट करके और कुछ दूरी तक भेजने में हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस पाई, है ना। हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजा, लेकिन वो दूरी कुछ मीटर की ही थी, उसने अपने लैब के अंदर ही भेज पाया था वो। एक और व्यक्ति था मार्कोनी। मार्कोनी ने फिर हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में कुछ सुधार किए। हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट बोस, है ना, उनने भी इस फील्ड में काफ़ी काम कर रखा है, प्रोपोगेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक,
मार्कोनी ने फिर बोस के एक्सपेरिमेंट में, इसके हर्ट्ज़ के एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया और उसने फिर इन इलेक्ट्रिक वेव्स को कुछ किलोमीटर तक भेजने में सफलता प्राप्त की। और अब तो आप जानते हो कि ये कोई भी डिस्टेंस तक ट्रैवल करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास हैं भाई। मतलब ऐसी वेव्स भी हैं जो हमको अभी मार्स से सिग्नल अर्थ पर भेज रहे हैं, लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी। शुरुआत में ये कुछ मीटर ही चल पाई थी, फिर कुछ किलोमीटर ही चल पाई थी, अब मिलियंस ऑफ किलोमीटर चल सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ द हिस्ट्री। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या हर्ट्ज़ ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, है ना, कैसे भेजा उसने एक प्लेस, इसको प्रोड्यूस करके और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने में कैसे सफलता प्राप्त की, तो उसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ठीक है। सो हर्ट्ज़ ने एक्सपेरिमेंट में देखो कैसे जनरेट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और उनको डिटेक्ट भी किया कि ये प्रोडक्ट हुई है, प्रोड्यूस हुई है। उसने क्या किया कि 2 मेटल की प्लेट्स ली पहले तो, और एक दूसरे के पैरेलल इनको कुछ डिस्टेंस पर इस तरीके से रखा। मेटल की थिक प्लेट्स थी ये, मोटी। है ना, इसी के ठीक पैरेलल उसने कुछ दूरी पर दूसरी प्लेट रखी। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, मेटल की 2, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में मोटी सीट थी प्लेट, इनको एक दूसरे के पैरेलल ऐसा रखा उसने सबसे पहले तो। फिर इन दोनों प्लेट्स पर उसने ब्रास की 2 रॉड्स इस तरीके से कनेक्ट की, लंबी रॉड्स ऐसे, है ना, और इन रॉड्स को उसने ऐसा प्लेस किया कि दोनों रॉड्स एक दूसरे को टच ना करें, इनके बीच में एक एयर गैप बने। ये रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2 ब्रास रॉड थी ये, है ना, और इनके बीच में उसने एक एयर गैप रखते हुए इनको इस तरीके से हल्का सा गैप बने। ये फिगर में अपन बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, छोटा गैप रहेगा, ये फिगर में साफ साफ दिखाई दे इसलिए थोड़ा दूर बनाते हैं। एयर गैप P नाम दे रहा हूं मैं। ठीक, रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2 ये थी। हाँ, फिर उसने क्या किया, दोनों ब्रास रॉड को एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट कर दिया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट किया उसने, है ना, दोनों रॉड के बीच में हाई पोटेंशियल लगाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से इसको कनेक्ट कर दिया। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है, पढ़ा है आपने, है ना। तो करीब करीब उसने दोनों प्लेट्स के बीच में 10,000 वोल्ट के लगभग करंट उसने लगाया, है ना। तो इतने हाई वोल्टेज के कारण हुआ क्या कि एयर गैप P जो बना था, यहाँ पर प्रेजेंट जो एयर थी वो आयोनाइज्ड हुई, आयोनाइजेशन हो गया उसका, है ना, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होने लगे, और ये वेव्स जो है इस गैप से निकल के आगे बढ़ने लगे। अब ये दिखती तो है नहीं, कैसे पता चले कि यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के आ गई हैं। तो उसने इस एयर गैप P के ठीक सामने एक वायर का डिटेक्टर बनाया, बहुत हाई वोल्टेज से प्रोड्यूस हुई थी, तो यहाँ पर उसने एक डिटेक्टर रखा, वायर का लूप था ये एक
सर्कुलर लूप, डिटेक्टर डी। और कैसा रखा उसने, इसके पैरेलल सामने इस डिटेक्टर में भी एक एयर गैप था छोटा सा, सपोज एयर गैप का नाम मैं क्यू दे देता हूँ। तो जैसे ही ये वेव्स आपने देखा कि ये अपने साथ एनर्जी लेके चल सकती, तो जब ये इधर से जनरेट होके चली तो अपने साथ एनर्जी ले जाएंगी, हाई वोल्टेज से इनको हम बनाया था उसने। तो डिटेक्टर डी का जो एयर गैप क्यू है, इसमें प्रेजेंट जो एयर है वो भी आयोनाइज्ड हो जाती है इस एनर्जी की वजह से, और इस एयर गैप में स्पार्किंग प्रोड्यूस करने लगती हैं, चिंगारियाँ निकलने लगती हैं, है ना। इससे कोई कनेक्शन तो है नहीं किसी का मतलब है कोई ना कोई चीज़ यहाँ पहुँची है तब तो वो चिंगारी छोड़ रही है। इस तरीके से हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तैयार करके कुछ मीटर की डिस्टेंस तक ट्रैवल भी करवा लिया। हाँ, तो ये था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जिससे उसने इन वेव्स को तैयार किया। अब यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन ज़रूर दिमाग में आ जाता है कि अभी आपने बताया सर कि टैंक सर्किट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस किए थे, ये हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में फिर से बन गई, कैसे बन गई, है ना। तो ज़रा सा आप इसको ध्यान से देखो तो ये LC सर्किट ही बना हुआ है भाई। L तो आपको दिख रहा होगा। ये बताओ आप कैपेसिटर कैसे बनाए थे, दो मेटल की प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल कुछ डिस्टेंस पर रख के कैपेसिटर बनाए थे क्या। हाँ, ये तो है दो प्लेट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, और ये जुड़ी है कॉइल, LC टैंक सर्किट। और टैंक सर्किट में कैसे ये प्रोडक्शन हुआ था अब भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। उसने लेकिन कैपेसिटर की प्लेट्स में क्या कर दिया, एक पतली रॉड लगा दी। आपने पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर का कोई पॉइंट शार्प कर दें तो वहाँ से एयर ब्लो होने लगती है। कहाँ देखा था आपने, 1D ग्राफ जनरेटर में देखा था। वही प्रोसेस हो रही है यहाँ। ये देखिए, ये कैपेसिटर ही है, दो प्लेट से जो बना है कैपेसिटर है। हाँ, और इससे जुड़ी है कॉइल। कौन सा सर्किट है ये, टैंक सर्किट ही तो है। और टैंक सर्किट है का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना लेता है, ये अभी अपन ने देखा, तो बन जाएंगे, है ना। इस गैप के जरिए उसने क्या किया, जो अंदर ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रहे थे टैंक सर्किट में अभी जो हमने देखे, उनको इस गैप से बाहर निकालने का काम कर लिया उसने। एक गैप बना दिया, एयर गैप, है ना, जो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हाई होने के कारण स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, चटचटाहट की आवाज़ आएगी, तो उस एनर्जी को लेकर ये फिर आगे बढ़ गई। ये बिल्कुल वैसे ही आपने देखा होगा, अभी दीपावली का मौसम भी है, आप फटाके वगैरह चलाते हो तो धूल में अगर आपने फटाका रख दिया और जैसे ही वो फटता है तो आसपास के कंकड़ फेंका जाते हैं, दूर फेंक देता है वो उनको उस एनर्जी से, नहीं क्या। तो यहाँ पर भी फटाके ही फूट रहे हैं अंदर, तो जो भी वेव्स तैयार होगी इसको ये क्या करेगा, वहाँ से प्रोपोगेट कर देगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं कर पाई हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में। फिर इसमें मार्कोनी ने कुछ सुधार किया और इसी वेव्स को कई किलोमीटर तक आगे भेजने में उसने सक्सेस पाई भाई। क्लियर, तो समझ में आ गया हर्ट्ज ने कैसे, एक्चुअली उसने टैंक सर्किट ही बनाया इनको जनरेट करने के लिए। क्लियर, दिख गया सा टैंक सर्किट अब सबको इसमें, कि अभी भी नहीं देखा। हाँ, टैंक सर्किट ही है ये। ओके, नाउ सी, तो हमने देखो कैसे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी। फिर एक्सपेरिमेंट बढ़ते गए, डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तैयार की गई और इनको इनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मीन्स अरेंजमेंट, जैसे आप केमिस्ट्री में, है ना, सारे एलिमेंट्स अरेंज करते हो पीरियोडिक टेबल में,
तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो अरेंज है। तो इन वेव्स को भी क्या किया गया, इनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में, लैम्डा का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते है ना। एक सीरियल में इनको अरेंज किया गया है, उस सीरीज का नाम है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। स्पेक्ट्रम मीन्स अरेंजमेंट, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो आप जानते हो वो है विजिबल रेज, है ना, विबग्योर, वायोलेट टू रेड, ये कौन सा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है जिसको आप देख सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, वायोलेट से लेके रेड तक, है ना। इनकी जो वेवलेंथ होती है ये 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर के बीच में होती है, ये वेवलेंथ है इनकी। अब विजिबल स्पेक्ट्रम के से ज़्यादा वेवलेंथ और कम वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम हम नहीं देख पाते, है ना। इसके ठीक पहले जो स्पेक्ट्रम पड़ता है ये है यूवी वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ होती हैं भाई। वायोलेट से कम इनकी वेवलेंथ होती है, इसलिए इनको अल्ट्रावायलेट बोल देते हैं। और रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं उनको इंफ्रारेड बोला जाता है। इंफ्रारेड रेज जो है ये हीट रेज के नाम से भी जानी जाती हैं। सनलाइट में हीट का अनुभव हमको इन्हीं रेज के कारण होता है, ये गर्म लगती हैं आपको, है ना। इसके बाद इंफ्रारेड के बाद और ज़्यादा वेवलेंथ वाली होती हैं माइक्रोवेव्स, ये माइक्रोवेव्स का रेंज है, माइक्रोवेव्स ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, है ना। और इसके बाद हाईएस्ट वेवलेंथ वाली होती हैं रेडियो वेव्स। इन वेव्स का यूज़ जो है रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन, जैसे पुलिस वालों को आपने देखा होगा वॉकी टॉकी लिए, उसमें इनका यूज़ होता है, दैट्स वाई, है ना, रेडियो नाम पड़ गया उसका, रेडियो वेव्स बोलते हैं इनको। और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर अल्ट्रावायलेट से छोटी वेवलेंथ की मिलेंगी एक्सरेज, ये भी पहचानते हैं आप, है ना, एक्सरे करवाते रहते हैं अपन, है ना। और इससे भी छोटी और सबसे छोटी वेवलेंथ की रेज होती है गैमा रेज। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको होगी। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ऑटोमेटिकली रेडिएट होती रहती हैं, रेडिएशन है ये, घातक होती हैं ये, है ना, न्यूक्लियर रेडिएशन में ये निकलती हैं, ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इनकी रेंज 10⁻⁻13 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक होती है। किसकी? गैमा रेज की। ये इनकी वेवलेंथ है, सबसे कम वेवलेंथ गैमा रेज। इस रेंज की जितनी भी रेज होंगी वो इस रेंज में आएंगी, ये मतलब है, ये मैंने बैंड बना रखा है, विड्थ कहाँ से कहाँ तक गामा रेज नाम रहेगा। तो किसी एक किरण का नाम गामा रेज नहीं होता, एक रेंज है ये, जिसकी वेवलेंथ इस रेंज में होगी वो गामा रेज कहलाएगी, ऐसा है। क्लियर है? ये बैंड स्पेक्ट्रम का बैंड है, विड्थ, बैंड विड्थ बोल देते हैं इसको। 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक की जो ब्रेथ है वो एक्स रेज आती हैं इस रेंज में। इस वेवलेंथ की जितनी भी रेज होंगी उनको एक्स रेज कहा जाता है, ठीक। इसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसको मैंने पहले लिख दिया था, ये 4 × 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉन्ग में भी ये वैल्यू लिख सकते हो आप भाई, मैंने मीटर में सारी वैल्यूज लिख दी हैं, है ना। 1 मीटर जो होता है ये 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो आपको अगर कन्वर्ट करना हो तो इन सभी में 10 ऐड कर देना पावर में, तो आपको एंगस्ट्रॉन्ग में वैल्यू मिल जाएगी। मीटर में भी पूछ सकता है वहाँ, और एंगस्ट्रॉन्ग में भी पूछ सकता है। मैंने ये रिलेशन लिख दी, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉन्ग होते हैं।
मैं ये रेंज पूरी मीटर में लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसको इसको एंगस्ट्रॉन्ग में जब भी बदलना हो ना तो +10 बस कर दिया करो। तो +10 करोगे तो क्या आने लगेगा, 10⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग, ऐसे। ठीक है, तो ये रेंज हो गया किसका, विजिबल स्पेक्ट्रम का। इंफ्रारेड की जो रेंज होती है 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर से ये 10⁻³ मीटर तक जाती हैं। कौन सी, इंफ्रारेड रे। इस रेंज में जो भी रेज रहेंगी वो किस में आएंगी, इंफ्रारेड में आएंगी, है ना। 10⁻³ मीटर से लेकर 1 मीटर भी वेवलेंथ वाली रेस को माइक्रोवेव्स बोलते हैं। म्यू वेव्स मैंने माइक्रो को शॉर्ट में लिख दिया है, माइक्रो में अपन म्यू शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं। 1 मीटर तक की रेंज होती है यहां से यहां तक, और 1 मीटर से लेके 10⁻⁴ मीटर तक की वेवलेंथ वाली रेस को रेडियो वेव्स के नाम से जाना जाता है ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के फॉर्म में ये अरेंज की गई है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इनको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो वास्तव में स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है, जैसे सन स्पेक्ट्रम। सन स्पेक्ट्रम है क्या, विबग्योर, मतलब डिफरेंट कलर का उनकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ के में अरेंजमेंट। विबग्योर बीच में पूरी 7 रंग आ जाते हैं। वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज्यादा, बाकियों की इसके बीच में। यह है स्पेक्ट्रम। क्लियर।